नमस्कार, प्राइम टाइम लेकर मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। खबर राजधानी भोपाल से है। यूपी चुनाव में कमलनाथ स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आएंगे। कांग्रेस ने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है उसमें कमलनाथ का नाम शामिल है। इनके अलावा 30 और स्टार प्रचारक साथ रहेंगे। एमपी से बात की जाए, सत्यनारायण पटेल भी इस सूची का हिस्सा है। एआईसीसी ने स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है, 30 नाम उसमें हैं। एमपी से सत्यनारायण पटेल और पूर्व सीएम कमलनाथ इस स्टार प्रचारक सूची का हिस्सा हैं। यानी आने वाले दिनों में अब यूपी में स्टार प्रचारक के तौर पर पार्टी के लिए वोट मांगते कमलनाथ नजर आए। कांग्रेस की फ्यूचर तैयारी बूथ मजबूती की है। पार्टी मध्य प्रदेश के लगभग सभी बूथ का डिजिटलाइजेशन करेगी। कार्यकर्ता, सदस्यता, बूथ की स्थिति, सूचनाएं, ये सब डिजिटली उपलब्ध होंगे। वैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी पहले से ही बूथ विस्तार और बूथ को डिजिटल करने का कैंपेन चला रही है। तो सवाल यही है कि कांग्रेस के बूथ डिजिटल कार्यक्रम को किस रूप में देखा जाए। बीजेपी के बाद अब बूथ बूथ कांग्रेस अपनाएगी डिजिटल प्रोसेस। एआईसीसी के निर्देश पर काम चालू। एमपी में समय के साथ चलना शुरू। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सभी 65,000 बूथों को डिजिटल करेगी। मतलब 4G के युग में अब पार्टी भी तेजी चाहती है। सूचनाओं से लेकर कार्यकर्ताओं की जानकारी तक एक क्लिक पर ही उपलब्ध हो जाएगी। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इस बात के निर्देश दिए हैं कि हम हमारी सदस्यता अभियान को डिजिटल करें। इसके पीछे मकसद ये है कि सार्थक रूप से और सही रूप से हमारे कांग्रेस के जो लोग सदस्य बनना चाहते हैं वो उसमें सदस्य बने। हालांकि कांग्रेस ये काम 2G 3G के जमाने में भी कर सकती थी। उस वक्त तो यूपीए की सरकार भी केंद्र में थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव की हार बताती है कि पार्टी तैयार नहीं थी। उसके नेता भी बीजेपी के मुकाबले कम सोशल साइट पर एक्टिव थे। खैर, अब भी बूथ डिजिटलाइजेशन में कांग्रेस बीजेपी से एक कदम पीछे ही कही जाएगी। हालांकि जहां कांग्रेस काम शुरू कर रही है, वहां बीजेपी बूथ विस्तार और डिजिटलाइजेशन कैंपेन करीब करीब पूरा करने वाली है। कांग्रेस बहुत दशकों पहले ही कार्यकर्ताओं से कट चुकी है और परिवार की पार्टी बन गई है। मुझे लगता है कि अब देश के अंदर जिसको कहते हैं कि पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है और कई प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष ठीक ढंग से तय नहीं है, कई प्रदेशों में कार्य समिति पूर्ण रूप से नहीं बनी है, चुने हुए नहीं बनी है, तो ऐसे पार्टी भविष्य की का पार्टी मुझे तो लगता नहीं है। ये तो बूथ काल की पार्टी है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कम से कम मध्य प्रदेश में कांग्रेस समय के साथ आगे बढ़ती दिख रही है। यहाँ जनसंपर्क के कैंपेन हो या अब बूथ डिजिटल करने की बात, पार्टी में उत्साह नजर आता है। कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी संगठनात्मक कसावट में जुटी हुई है। निर्देश चूंकि एआईसीसी की तरफ से है, तो इसे सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव से नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। एमपी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव बूथ विस्तार कार्यक्रम में शामिल हुए। मुरलीधर राव ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी ने बूथ विस्तार का जो काम किया है वो अद्भुत है। हम चुनाव से पहले 51% वोट शेयर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने कांग्रेस के घर घर चलो अभियान पर भी सवाल खड़े किए। मुरलीधर राव ने कहा कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं हैं, वो एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। इन्हीं सब मुद्दों पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव से बातचीत की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने। मुरलीधर राव है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी। मुरलीधर जी, क्या कहेंगे, जिस मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़े थे, जिस विचार को लेकर आप आगे बढ़े थे, क्या बूथ विस्तार में एक नया इतिहास गढ़ने जा रहे हैं? पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में बूथ स्तर पर कोई दल की व्यवस्था चुनाव से हटकर सामान्य समय में इस प्रकार के अभियान लेना ये पहली बार हुआ। और इसके बाद मैं कहूँगा कि
अब बूथ स्तर के राजनीतिक गतिविधियां स्थायी रूप से और स्थिर रूप से चलेंगे और वहाँ की विकास और राजनीतिक मुद्दों के बारे में समाज और सरकार के बीच में हमारे पार्टी के ओर से ये बूथ की जो समिति है वो निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। क्या ये माना जाए जो कार्यकर्ता रिचार्ज हुआ है 2023-24 से पहले 51% वोट शेयर की बात आप लोग कर रहे हैं, उसकी तरफ बीजेपी बढ़ चली है? बिल्कुल बढ़ेगी। केवल 51% का तो मुद्दा नहीं है। आने वाले दिनों में जो मध्य प्रदेश एक समृद्ध राज्य के नाते और एक विकसित राज्य के नाते जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से जनता की सेवा करने के लिए पार्टी को मिला है और आने वाले दिनों में एक मध्य प्रदेश की राजनीति में केंद्रीय ध्रुव के नाते भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक काम करने में एक शक्ति अर्जित की। चलिए, ये तो रही बात एमपी की, और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। अब खबर यह भी है कि इस मामले में पार्टी सेफ गेम खेल सकती है। इसमें चरणजीत चन्नी और पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू को 2.5 साल के लिए सीएम का चेहरा बनाया जा सकता है। दरअसल पंजाब चुनाव में वोट बैंक का गणित ऐसा है कि कांग्रेस किसी एक का नाम लेकर रिस्क नहीं ले सकती। पंजाब में कांग्रेस कल सीएम के चेहरे की घोषणा करेगी। इसके लिए राहुल गांधी लुधियाना आएंगे। वो लुधियाना से वर्चुअल रैली के जरिए दोपहर 2 बजे सीएम फेस का ऐलान करेंगे। राहुल की वर्चुअल रैली को पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ 60 ਐਮਐਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ 60 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਿੱਲਿਆ? ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਹਿੱਲਿਆ? ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਿੱਲਿਆ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਘਟੀ, ਕਰੋੜਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਸੇਠ ਤੇ, ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਰਾਜੇ ਤੇ, ਤੀਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ। ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। देखो जी, जहाँ तक सरदार नवजोत सिंह सिद्धू का सवाल है, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू का जवाब सिर्फ सरदार नवजोत सिंह सिद्धू खुद है और किसी को ना ही उस चीज़ में पढ़ना चाहिए और ना ही उनके जो बयान हैं उसको कोई समझ पाता है। तो उनके बारे में सवाल आप उन्हीं से पूछा कीजिए। जहाँ तक रही मुख्यमंत्री वाली बात, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, एक सांसद होने के नाते, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, कि लोकतंत्र में मुख्यमंत्री चुनने का जो अधिकार है वो एमएलएज को है। जो चुने हुए विधायक है उनको ये अख्तियार है कि मुख्यमंत्री कौन हो। चलिए, पंजाब से चलते हैं अब यूपी की तरफ। गोरखपुर के साथ यूपी की सभी सीटों पर भाजपा की जीत के लिए योगी आदित्यनाथ ग्रह नक्षत्र पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। नामांकन हो या फिर जनसंपर्क, योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि शुभ अशुभ समय को देखकर ही काम किया जाए। आज योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनसंपर्क शुरू किया। यहां समय का ध्यान रखते हुए सुबह 10:35 पर संपर्क किया। उससे पहले योगी ने 10:15 बजे गुरुद्वारा और मंदिर में पूजा की। फिर शुभ मुहूर्त को देखते हुए 10:40 पर लोगों से मिले। योगी ने जिन घरों को जनसंपर्क के लिए चुना वो पूर्व और उत्तर दिशा के थे, जो शुभ प्रवेश द्वार माना जाता है। पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा था, उन्होंने व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा। वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, दंगा फसाद करना चाहते थे, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता थी, कैसे ये लोग अव्यवस्था का कारक बनते थे।
लेकिन आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया गया, बल्कि पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ। बेटियां स्कूल जा रही हैं। हर माता, हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। तेलंगाना में पीएम नरेंद्र मोदी ने वैष्णव संप्रदाय के संत स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति का इनॉग्रेशन किया। रामानुजाचार्य की यह विशाल प्रतिमा 216 फीट की है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। इसके साथ ही 108 मंदिर भी बनाए गए हैं, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज मां सरस्वती की आराधना के पावन पर्व बसंत पंचमी का शुभ अवसर है और मां शारदा की विशेष कृपा अवतार श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा इस अवसर पर स्थापित हो रही है। उन्होंने सभी को बसंत पंचमी की विशेष शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा उनके ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की प्रतीक है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कि इतिहास खुद को दोहराता है और कभी कभी ऐसा देखने को मिलता भी है। अब गुरुवार को ही सीरिया के दमिश्क में हुए अमेरिका के एक मिलिट्री ऑपरेशन को ही देख लीजिए। इस दिन वही व्हाइट हाउस था, वही सिचुएशन रूम जो 11 साल पहले ओसामा बिन लादेन पर सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त था। इस बार आईएसआईएस का खूंखार कमांडर इब्राहिम अल हाशमी निशाने पर था, जबकि 2 मई 2011 को अमेरिकी सील कमांडोज ने पाकिस्तान के एबटाबाद में एक स्पेशल ऑपरेशन के दौरान अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था और 3 फरवरी 2022 को सीरिया के दमिश्क में आतंकी संगठन आईएसआईएस के सरगना इब्राहिम हाशमी को मारा गया। हालांकि दावा यह भी है कि उसने खुद को विस्फोटक से उड़ा लिया, लेकिन 11 साल पहले व्हाइट हाउस में ठीक ऐसा ही संयोग था। तब बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति थे और बाइडेन उपराष्ट्रपति थे। रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के साथ काम करने में बाधाएं आ रही हैं। वायु सेवा बढ़ाने में छत्तीसगढ़ सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में कार्गो सेवा के लिए 50 मीट्रिक टन परिवहन का लक्ष्य रखा, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश को विमानन क्षेत्र में ही रुचि नहीं है। रायपुर में 24 एकड़ जमीन का हैंडओवर रोक के रखा है, जबकि बिलासपुर की जमीन का आवंटन ही रद्द कर दिया गया है। जो एयर इंडिया बिक ही गया है तो किस चीज के मंत्री रह गए? एयर इंडिया बेचने के लिए उसको सम्मानित किया जाना चाहिए। एयर इंडिया को लाया गया 10 सालों में उनकी ही पार्टी की सरकार के द्वारा। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर के बाद 14 साल में 82,000 करोड़ का लॉस, 54,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन, 55,000 करोड़ का गवर्नमेंट गारंटी और 62,000 करोड़ का डेट। कुल मिलाकर आप बात कर रहे हैं 2.5 लाख करोड़। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें राहुल ने कहा था कि देश अरबपतियों और गरीबों के बीच 2 भागों में बांट दिया गया है। सिंधिया ने कहा कि शायद वो 2014 से पहले के भारत की बात कर रहे होंगे। ज्योतिरादित्य ने कहा कि ऐसा बयान कोई भारत का नागरिक नहीं दे सकता। मेरा देश भारत है, मेरा देश एक है, मेरा देश एक परिवार है। भाई भाई की संस्कृति मेरे देश में है। मोदी जी के बाद दूसरा देश देखा है। देखिए, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि 2 देशों में बांटा गया है, मुझे तो आश्चर्य है कि ऐसा वक्तव्य कोई भारतीय नागरिक दे पाए।
और शायद राहुल जी का संदर्भ उस विषय पर होगा कि 2014 के पहले एक देश था जहां प्रगति नहीं होती थी, विकास नहीं होता था, केवल भ्रष्टाचार होता था और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट होता था मोदी जी के पहले। चलिए छत्तीसगढ़ से लौटेंगे एमपी की तरफ, जहां सरकार अब पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार शुरू करने जा रही है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट जनता को मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री पुरस्कार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद इस नवंबर से ये पुरस्कार दिए जाएंगे। सीएम शिवराज अपने निवास पर पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित प्रदेश की विभूतियों को सम्मानित कर रहे थे, तब उन्होंने पुरस्कार व्यवस्था शुरू करने का ऐलान किया। दरअसल सीएम ने पद्म सम्मान पाने वाले गौण चित्रकार दुर्गाबाई व्याम, कलाकार अर्जुन सिंह धुर्वे और पंडित राम सहाय पांडे को सम्मानित किया। इस दौरान दिवंगत डॉक्टर एनपी मिश्रा के बेटे सुनील मिश्रा को सीएम ने सम्मानित किया। साथ ही बीते साल पद्म सम्मान से सम्मानित मध्य प्रदेश की विभूतियों भज्जू श्याम, विजय दत्त श्रीधर, कपिल तिवारी और भूरीबाई को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि पहले सीमित क्षेत्रों में पद्म सम्मान दिए जाते थे, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली विभूतियां पद्म सम्मान से सम्मानित हो रही हैं। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।